वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका जितने प्रतिबंध लगा सकता था वो लगभग लगा चुका है रूस के ऊपर। अमेरिका जो है ये बैठक अपने यहाँ भी आयोजित कर सकता था। सऊदी अरब को क्यों चुना अमेरिका ने? सऊदी अरब की भूमिका यहाँ पर क्या होगी? गाजा खाली होगा? कैसे होगा? कौन करवाएगा? अमेरिका इस जिद पर भी अड़ा हुआ है। सऊदी अरब के जरिए रूस को कन्वे करना ज़्यादा आसान है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दोनों, इनके बीच में आपस में आप देखिए कि रशिया ने भी जो है वो इस दौरान खास तौर पर खाड़ी के इलाके के अंदर अपनी पैठ बढ़ाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्लेषण लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं। और इस बार नज़र जो है दुनिया की टिकी हुई है मुस्लिम देशों में। इसलिए नहीं कि रमज़ान का वक्त चल रहा है, बल्कि इसलिए कि सरगर्मियां वहां पर बहुत तेज़ है। सीरिया में 2 महीने की शांति के बाद वहां गृह युद्ध छिड़ गया है। वहां की हम बात करेंगे। सीरिया के हालात आखिर ऐसे क्यों बन गए, क्या वो आंतरिक कारण है, इसके ऊपर तो विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब में ये कहा जा रहा है कि आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से गाज़ा को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम देश इसका हल निकालेंगे, मध्यस्थ का रोल उन्होंने निभाया ही है। ये कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का हल भी यहीं से निकलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रणय। तो ज़रा मुझे बताइए कि क्या ज़ेलेंस्की के साथ जो अमेरिका में हुआ उसकी कुछ भरपाई सऊदी अरब में? एकदम ठीक आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, भरपाई नहीं, इनफैक्ट कहा जा सकता है कि ये रिपेयर का मिशन है। ये जो रिपेयर वर्क है ये भी सऊदी अरब के अंदर होगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है एक बैठक का आयोजन करने जा रहा है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि कुछ समय पहले अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री की जो मुलाकात है वो भी सऊदी अरब में हुई थी। और अब जो बड़ी और महत्वपूर्ण मुलाकात है वो होने जा रही है सऊदी अरब के अंदर। और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो बयान आया है ये क्या कहता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ Saudi Arabia, ठीक है, the Ministry of Foreign Affairs expressed the Kingdom of Saudi Arabia's welcoming hosting the scheduled meeting between the United States of America and Ukraine। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 28 फरवरी को जो हुआ, जैसे हुआ पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ट्रंप एकदम उखड़ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने उनकी फौजी मदद जो दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को, वो रोक दी। इसके अलावा वो पूरी तरह से जो है वो एक तरह से सजा देने पर आ गए थे। लेकिन उसके बाद जो बैक चैनल टॉक्स हुई दोनों के बीच में, वो सारी चीजें हुई। और जद्दा में उस समय रियाद में भी एक मीटिंग चल रही थी, आपने उसके बारे में हमें बताया था। देखिए कई मीटिंग्स चल रही हैं इस समय। ये जो पूरा इलाका जिसका जिक्र आप कर रही हैं, वाकई में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय दुनिया की नजरें जो हैं वो इस इलाके पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो कुछ है वो इस इलाके के अंदर बड़ा अहम है। क्योंकि सऊदी अरब दुनिया का एक बड़ा मुस्लिम देश तो है ही सही, इस्लाम के लिहाज से भी अगर आप देखें तो दोनों होली मॉस्क जो हैं वो यहाँ पे हैं, मक्का है यहाँ पर, मदीना यहाँ पर। इसके अलावा खाड़ी देशों का जो पूरा इलाका है वो अमेरिका के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही इजराइल और अमेरिका का जो पूरा मिशन है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिर यहाँ फ़लस्तीन का मुद्दा एक ऐसा पेंच फंसा हुआ था कि उसको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। इसलिए सऊदी अरब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सऊदी को अमेरिका साधना चाहता है, अमेरिका सऊदी अरब को अपने खेमे में रखना चाहता है। इसलिए आप कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जब आप मनाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को आप अच्छी अहमियत देना चाहते हैं तो अपने ज़रूरी काम भी उनसे करवाते हैं। तो ये एक महत्व की एक डिप्लोमेसी का खेल है जिसके अंदर सऊदी अरब जैसी जगह चुनी गई। सऊदी अरब को इसलिए भी चुना जा रहा है कि सऊदी अरब का पिछले कुछ समय के अंदर सऊदी अरब के साथ रूस के रिश्ते भी अच्छे हैं। आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन के बीच की जंग चल रही थी, अमेरिका और रूस के रिश्ते बिल्कुल ही खराब थे। उस दौरान भी यूएई सऊदी अरब के दौरे पर पुतिन आए थे। जैसे ही इजराइल हमास और गाजा की जंग शुरू हुई थी, उस दौरान पुतिन का जो दौरा हुआ था वो इसी इलाके के अंदर हुआ था। तो कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसलिए भी सऊदी अरब को अपने साथ अमेरिका रखना चाहता है। और इसका जो ऐलान है अभिलाषा, वो ऐलान खुद ये तस्वीरें तो बताती ही हैं, क्योंकि देखिए जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था ये वो तस्वीर है जब मुलाकात हुई थी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की और सर्गेई लावरोव की। और जगह क्या थी? सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी के अंदर, वहाँ पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रियाद के अंदर ये मीटिंग हुई थी।
और रियाद की इस मीटिंग के बाद में दोनों देशों ने इस बात का ऐलान किया था कि हम रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं। और इस यूक्रेन इसमें शामिल नहीं था और इसके लिए यूक्रेन ने हाय तौबा भी की थी। बिल्कुल, एकदम ठीक कहा आपने। उस समय में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्क यूएई में गए हुए थे। वो बड़ी एंग्जाइटी के साथ में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आप कैसे इससे बात कर सकते हैं, आप रूस से बात कर सकते हैं, आप हमें मदद नहीं दे रहे हैं। वो जो घबराहट थी, कहीं ना कहीं वही घबराहट जो थी वो ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग के ऊपर भी हावी नजर आई थी। हमने उस दिन भी बात की थी, इस बॉडी लैंग्वेज पे हमने बात की थी कि किस तरीके से, देखिए क्लैस्प हैंड, इस तरीके का जेस्चर, बंधे हुए क्लोज नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की, और उसी का जो दबाव था। और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हावी हो रहे हैं, देखिए वो स्पेस भी वायलेट कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें थी, इसके बाद अमेरिका ने जो फैसले लिए, आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि अमेरिका ने क्या फैसले लिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, बात तो करनी पड़ेगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस के अंदर क्या कहा, और उनके साथ साथ अमेरिका के एनएसए जो थे माइकल वॉल्ट्ज, वो भी इसमें मौजूद थे। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। I believe it. I think we're doing very well with Russia. But right now they're bombing the hell out of Ukraine. And Ukraine, I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. They don't have the cards. As you know, we're meeting in Saudi Arabia on sometime next week early. And we're talking, we're going to find that in terms of getting a final settlement, it may be easier dealing with Russia, which is surprising because they have all the cards. And they're bombing the hell out of them right now. And I put a statement in, a very strong statement. Can't do that, can't do that. We're trying to help them. And Ukraine has to get on the ball and get a job done. Michael, could you come up here? I see Michael back there. Good, I'm glad. He's traveling all over the world. I just saw him come in the door. Could you give a little... अमेरिका के एनएसए हैं माइक वॉल्ट्ज, और वो ये बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, यदि आप सुने तो वो क्या कह रहे हैं, बॉम्बिंग के शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं कि रूस जबरदस्त बॉम्बिंग कर रहा है। लेकिन वो किस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से, जिस अंदाज में कह रहे हैं कि यूक्रेन हैज टू पुट इट्स एक्ट टुगेदर, यूक्रेन को संभलना होगा, यूक्रेन को करना होगा। इसमें आगे उनसे ये भी सवाल पूछा गया था कि क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि जो जिस तरीके से पुतिन बमबारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस स्थिति में अगर कोई भी होगा तो वो बमबारी करेगा। ये बहुत बड़ा बयान है। यानी एक तरीके से यही एंग्जाइटी है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, इसी बात की एंग्जाइटी है कि कहीं वो जो कोशिश कर रहे थे, अभी तक जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी अमेरिका की मदद के कारण लड़ी, और अमेरिका अब रूस के खेमे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें बात दोनों से करनी पड़ेगी, दोनों से बात करेंगे तभी मामला सुलझेगा। और एक और बात समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, ज़ेलेंस्की तो माफी मांग चुके हैं ट्रंप से, एक लेटर उन्होंने लिखा है, ये भी मीडिया में है कि उन्होंने एक फॉर्मली एक लेटर लिखा है, उसमें माफ़ी उन्होंने मांगी है। लेकिन ये जो बयान है कि मुझे ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है यूक्रेन से डील करने में, ना कि रूस से, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या ज़ेलेंस्की का माफ़ीनामा ट्रंप को नहीं समझ में आ रहा? क्या होगा फिर सऊदी अरब में? देखिए सऊदी अरब में क्या होगा और सऊदी अरब की भूमिका यहां पर क्या होगी, यह भी बड़ी देखने वाली बात है कि सऊदी अरब इसमें क्या करता है और सऊदी अरब किसकी तरफ होगा, सऊदी अरब किस तरीके से, ये क्या केवल सऊदी अरब यहां पर जैसा बयान में कह रहा है कि हम होस्ट होंगे, यानी हम केवल एक मेजबान होंगे, हम वो जगह देंगे जहां पर, साथ ही हमें यह देखना होगा कि सऊदी अरब की भूमिका यहां पे महत्वपूर्ण है एक मीडिएटर के तौर पर भी, क्योंकि वो रूस को भी मनाने की कोशिश करेगा। अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के माध्यम से रूस को कुछ शर्तें पहुंचाने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी अमेरिका और रूस के बीच भी बातचीत हो रही है, लेकिन आप ये देखिए कि ये इस बयान के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये बयान दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इस चीज से बिल्कुल नाखुश हूं, जिस तरीके का रवैया रुख जो है वो देखने को मिल रहा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बयान और जारी किया और वो जो बयान था उनका, वो बयान जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बयानों के बावजूद अमेरिका और रूस के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण बयान जो है वो उनकी तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रशिया इज एब्सोल्युटली पाउंडिंग यूक्रेन on the battlefield right now, I am strongly considering large-scale banking sanctions and tariffs on Russia until a ceasefire and final settlement agreement on peace
इज रीच, यानी जब तक कि शांति समझौता नहीं हो जाता तब तक हम रूस के ऊपर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका जितने प्रतिबंध लगा सकता था वो लगभग लगा चुका है रूस के ऊपर। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये सवाल कई लोगों के मन में आ सकता है कि ये बातचीत तो कहीं भी हो सकती थी। ये बातचीत अगर चाहते डोनाल्ड ट्रंप तो वो अमेरिका में भी बुला सकते थे, यूरोप में कर सकते थे। जब वो मध्यस्थ बन रहे हैं तो वो मध्यस्थ के तौर पर नहीं, यूरोप को लेकर कुछ दिक्कत है। यूरोप को लेकर दिक्कत, यूरोप के देश बटे हुए हैं। यूरोप अपनी साइड कौन सी ले रहा है ये लगभग तय ही है, क्योंकि यूरोप का जो इंजन है वो चलाने वाले हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे देश जो हैं वो इस समय, ब्रिटेन है वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो हथियार देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है ये बैठक अपने यहाँ भी आयोजित कर सकता था। सऊदी अरब को क्यों चुना अमेरिका ने? सऊदी अरब को इसलिए चुना है अमेरिका ने क्योंकि उसको एक तीर से दो निशाने साधने हैं। वो दो निशाने क्या है? एक तो रूस यूक्रेन युद्ध समझ में आ रहा है, दूसरा क्या है ये एक जो टैरिफ वॉर ये चला रहे हैं, क्या ये फिर से वही बिजनेस का कोई फ्रंट है या कोई डिपेंडेंस है सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका की? इसका खुलासा सऊदी अरब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गाजा और इजराइल के बीच का जो तनाव चल रहा है उसको कम कराने के लिए, मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है उसे कम कराने के लिए, इसीलिए सऊदी अरब की भूमिका यहां पर भी महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका को सऊदी अरब को मनाना है। और आपको याद होगा जब बेंजामिन नेतन्याहू बैठे थे, उनके साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी, उस दौरान भी रिपोर्टर्स ने सवाल किए थे कि आप इजराइल और सऊदी अरब के रिलेशन नॉर्मल कराना चाहते हैं, आप सामान्य रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरब को कैसे मनाएंगे? इजराइल और फिलिस्तीन के इस पूरे मामले में, इस झगड़े के अंदर, इस विवाद के अंदर सऊदी अरब एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उस सऊदी अरब के फैक्टर को साधने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इन्हें अहमियत देते हुए नजर आना चाहते हैं। और सऊदी अरब को अगर आप देखें तो सऊदी अरब का जो वेट है वो महत्वपूर्ण होगा इस पूरी अरब पॉलिटिक्स के अंदर। इसलिए सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के इस कैलकुलस में महत्वपूर्ण है। वो यूक्रेन को यहां लाना चाहते हैं, एक तरीके से न्यूट्रल ग्राउंड है, लेकिन वो सऊदी अरब के इस न्यूट्रल ग्राउंड का इस्तेमाल जो है वो अपने इजराइल के जो उसका ऑब्जेक्टिव है, इजराइल का जो अपना ऑपरेशन उसका चल रहा है उसके लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर तो पेंच फंसा हुआ है कि गाजा खाली होगा, कैसे होगा, कौन करवाएगा? अमेरिका इस जिद पर भी अड़ा हुआ है। आज ओआईसी ने बैठक आयोजित हुई थी और ओआईसी की बैठक में वो जो अरब प्लान था ना, जो गाजा को लेकर एक अल्टरनेटिव रिकंस्ट्रक्शन प्लान था कि गाजा को कैसे विकसित किया जाए, $53 अरब का कमिटमेंट था। आज ओआईसी यानी दुनिया भर के जितने इस्लामिक देश हैं उनका जो संगठन है उसने अरब देशों के प्लान के साथ में अपने आप को अपनी कंसेंट देते हुए कह दिया है कि अब इसे अरब इस्लामिक प्लान कहा जाए और हम गाजा को जो वापस से खड़ा करने की प्रक्रिया है, हाँ, उसका जो है, हाँ, पुनर्निर्माण जो है उसका किया जाएगा और उसे इस प्लान की तरह पेश किया जाए। अब डोनर्स मीट होगी करीब 1 महीने के अंदर, इजिप्ट जो है वो उसकी मेजबानी करेगा और ये प्रक्रिया चल रही है। तो इस काम के लिए अमेरिका को इस समय सऊदी अरब की जरूरत है, क्योंकि सऊदी अरब अभी फिलहाल तो इस खेमे के अंदर खड़ा हुआ है, अमेरिका और इजराइल एक खेमे के अंदर खड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है वो अभी सऊदी अरब की भूमिका अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण होगी, साथ ही कतर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, यूएई जो है उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और इसीलिए देखिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हाल के दिनों में इस इलाके के अंदर गए हैं और वहां उन्होंने कई मुलाकातें की हैं, कई बैठकें की हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि अब ज़ेलेंस्की क्या कार्ड लेके जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बार-बार यही कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के पास अब कोई कार्ड बचा नहीं, कार्ड बचा नहीं है और उनसे निपटने में हमें दिक्कत हो रही है। और रशिया जिसके पास सारे कार्ड्स हैं वो चाह रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, ये सबसे बिल्कुल डिफिकल्ट टू डील विद। लेकिन आप देखिए कि डिफिकल्ट टू डील विद जिसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से ये सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है, जिसमें क्या लिखा गया है? उन्होंने कहा वी कंटिन्यू वर्किंग विद द पार्टनर्स हु सीक पीस जस्ट एज वी डू, यानी जो लोग शांति चाहते हैं हम उनके साथ, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन द नेसेसरी स्टेप्स। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, यानी आज हम शनिवार को बात कर रहे हैं, अगले ही हफ्ते वो बैठक होनी है। अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। आप देखिए सऊदी अरब सरकार की तरफ से भी जो प्रेस रिलीज आई, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि अभी कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा बाकी है, कुछ चीजें तय होना बाकी है इसलिए। लेकिन कहाँ होगी? लॉट ऑफ वर्क हियर इन यूरोप with the US and in Saudi Arabia. We are preparing a meeting to accelerate peace and strengthening the foundation of the security.
पीस एंड सिक्योरिटी की बात वो दोनों की कर रहे हैं। बेसिकली सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए, सिक्योरिटी की गारंटी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ज़ेलेंस्की ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें इस बात की गारंटी मिल जाए। साथ ही उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है टुडे इंटेंस वर्क विद प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टीम, यानी ट्रंप की टीम के साथ में वो लगातार संपर्क में हैं, बात कर चुके हैं। वो मिनरल डील साइन करने का जो ब्लैंक चेक है वो पहले ही ट्रंप को पहुंचा चुके हैं। वो कह चुके हैं कि अगली मीटिंग में जब आप चाहें मैं वो मिनरल डील साइन करने को तैयार हूं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये मांग रहे हैं कि किसी तरीके से सिक्योरिटी की गारंटी दे दीजिए, वरना यूक्रेन मिट सकता है। यूक्रेन को जिस तरीके से तबाह कर रहा है रूस, उसको लेकर उनकी चिंताएं हैं। और वो जो चिंताएं हैं ना, वो चिंताएं पूरी तरह से गैर वाजिब नहीं है, क्योंकि जो ड्रोन हमले हुए हैं, जिस तरीके से रूस ने खास तौर पर कुर्स्क के इलाके के अंदर, ये कुर्स्क का वो इलाका है अभिलाषा जहां पर रूस का इलाका है, जहां पर यूक्रेन ने जो है एक ऑफेंसिव बनाया था। और यूक्रेन का गेम प्लान ये था कि हम जैसे रूस यूक्रेन के इलाके के अंदर आया है, यूक्रेन जो है वो रूस के इलाके में जाएगा और उसके बाद जाके एक जो टेबल पर नेगोशिएशन होगा तो फिर लेन देन होगा और ये कहा जाएगा कि आप ये इलाका छोड़िए, हम वो इलाका छोड़ते हैं। और इस पे वो डील करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उनके जो कार्ड्स हैं वो उनके हाथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शेयर की हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बमबारी हुई है, जिस तरीके से जो है तबाही होती हुई नजर आ रही है इस पूरे इलाके के अंदर, वो चिंता बढ़ाने वाली है। और इन्हीं चिंताओं के बीच में फिलहाल और इन्हीं तस्वीरों की बात करते हुए वो जो कह रहे हैं कि उनके लिए जो है ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और साथ ही किस तरीके से जो रशियन ड्रोन्स हैं उनको ये रशिया के झंडे हैं और रशिया के जो ड्रोन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए ये जो फुटेज है ये ज़ेलेंस्की की तरफ से शेयर किया गया है कि किस तरीके से जबरदस्त बमबारी की जा रही, जो एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं यूक्रेन के, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरफ शांति की बात तो हो रही है, लेकिन वहां पर एक इंटेंस वॉर की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और वही चिंताएं हैं ज़ेलेंस्की। वो क्यों हो रही है अभिलाषा? वो इसलिए हो रही है कि रशिया भी जो है इस समय उसे पता है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ नहीं है। वो भी मैक्सिमम गेन कर लेना चाहता है। अब सबको पता है कि बातचीत की मेज पर तो आना पड़ेगा, तो बातचीत की मेज पर आने से पहले अपने हाथ में जितना समेट सकते हैं उतना समेट लीजिए, ताकि अगर लेन देन का मौका आएगा तब आप मैक्सिमम लिवरेज ले सकते हैं। ये सारा खेल जो है, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जो सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, ये फिलहाल उसके लिए चल रहे हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हर दिन लगभग 2000 लोग मारे जा रहे हैं। उन 2000 लोगों की ज़िंदगी का सोचिए। ये वो लोग हैं जो कि यूक्रेन की तरफ से भी मारे जा रहे हैं, रूस की तरफ से भी मारे जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इंसानी खून की तबाही है ये रुके, लोगों की जिंदगियां तबाह ना हो जिस तरीके से लड़ाई चल रही, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लड़ाई तो आप खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप दोनों लड़ते रहना चाहते हैं तो हम बीच से निकल रहे हैं, हम एक रास्ता अपना निकाल रहे हैं और हम निकल रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये भी एक इशारा तो दे दिया है कि बातचीत की टेबल पे तो आना पड़ेगा और शायद वही एक्सरसाइज जो है वो सऊदी अरब में देखने को मिलेगा हमें। क्या लग रहा है आपको, ये जो मुस्लिम देश हैं वो रास्ता निकाल पाएंगे? दो युद्ध दुनिया के ऐसे जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र बनी रही, ये मुस्लिम देश कितना पाइवटल रोल मैं अगर कह सकूं निभाएंगे इस पूरे नेगोशिएशन में, बातचीत में? मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए देखिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सऊदी अरब के अंदर रूस के साथ जो पहली मुलाकात की वो किसी और देश में भी कर सकते थे। और ये देखिए ये बड़ा शिफ्ट है अभिलाषा, बड़ा शिफ्ट इस लिहाज से है कि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब उनकी जो मुलाकात थी खासतौर पर व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से, वो उनकी यूरोप में हुई। इसके अलावा हेलसिंकी के अंदर 2018 में दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर आए तो अमेरिका के राष्ट्रपति की भी जो मुलाकात थी वो स्विट्जरलैंड में हुई। वो पुतिन से जो मुलाकात थी वो भी यूरोप की धरती के ऊपर हुई। लेकिन अब अमेरिका ने उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया। अब अमेरिका ने रूस के साथ में जो पहला संवाद था, पहली हाई लेवल मीटिंग थी, यानी इस लड़ाई के बाद जहां पर घोषित तौर पर अमेरिका यूक्रेन की तरफ खड़ा हुआ था, उसके साथ खड़ा हुआ था, उसमें एक बड़ा शिफ्ट लाते हुए सीधे रूस से बात करने के लिए जो जगह चुनी गई, जो जमीन चुनी गई, वो सऊदी अरब की जमीन थी। और ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, ये अमेरिका की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट है। क्यों सऊदी अरब को चुना गया? मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब के सहारे वो दो निशाने तो एक साथ साधना ही चाहते हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब के जरिए रूस को कन्वे करना ज़्यादा आसान है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दोनों, इनके बीच में आपस में आप देखिए कि रशिया ने भी जो है वो इस दौरान
खास तौर पर खाड़ी के इलाके के अंदर अपनी पैठ बढ़ाई है, अपने संपर्क बढ़ाए हैं और इसीलिए इस ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका रूस के साथ अपने संबंधों को साधना चाहता है, जो बड़ा गेम प्लान है। साथ ही इस इलाके के अंदर जो रशिया का से है, रशिया को वो अलग करना चाहता है, खास तौर पर ईरान का जो गेम प्लान है उससे वो अलग करना चाहता है। इसलिए आप देखिए कि सीरिया के अंदर जो बदलाव हुआ, सीरिया के अंदर एक बड़ा फैक्टर था रूस। सीरिया में एक बड़ा फैक्टर रूस था। रूस ही था जो कि सिक्योरिटी के गारंटर था, एक तरीके से जैसे यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटर अमेरिका था जी। उसी तरीके से सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार का सिक्योरिटी गारंटर जो था वो रूस था। और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई क्वाइट प्रोको हुआ है, कोई लेन देन हुआ है, कोई समझौता हुआ है। इसलिए आप देखिए कि दिसंबर के अंदर बशर अल असद सरकार छोड़कर, मुल्क छोड़कर जाते कहाँ हैं? मॉस्को जाते हैं। उसके बाद उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, वो वहीं हैं। लेकिन सीरिया से रूस ने भी अपना जो दबदबा है, या कह लीजिए कि उसने अपनी फौजें जो है वो कम कर ली हैं, वो विड्रॉ कर लिया है। उसने बशर अल असद को पनाह ज़रूर दी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर रशिया के इंटरेस्ट हैं। ईरान और रूस एक साथ न हो, ये भी अमेरिका चाहता है और इसीलिए जो है वो कहीं ना कहीं एक दोफाड़ करने की भी कोशिश कर रहा है कि इस इलाके के अंदर जो यहाँ की जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर रूस और अमेरिका यदि मिल जाते हैं तो बड़े चेंजेस किए जा सकते हैं। उन बड़े चेंजेस को करवाने के अंदर सऊदी अरब की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी इस पूरे इलाके के अंदर, और बहुत सारा जो उथल पुथल है वो हमें अगले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिलेगा। और सारी नज़रें अभी इस चीज़ के ऊपर भी लगी हुई हैं कि ये वाली लड़ाई कैसे ख़त्म होगी, और उसके साथ ही अप नॉर्थ के अंदर जो लड़ाई चल रही है, यानी ये जो दो थिएटर आपको देखने को मिल रहे हैं, इन दो थिएटर्स के अंदर क्या हो रहा है। एक है वॉर जोन नंबर 2 और वॉर जोन नंबर 1। नंबर 1 और नंबर 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी, ये यूक्रेन और ये रूस के बीच का है, तो ये वॉर जोन नंबर 1 है और ये वॉर जोन नंबर 2 है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन्हीं दोनों के ऊपर, इन दोनों मोर्चों के ऊपर फिलहाल फुल स्टॉप लगे, फिलहाल पूर्ण विराम लगे। बिल्कुल। अब चलिए हम सीरिया की बात कर लें। सीरिया का जिक्र आपने किया। जब 2 महीने पहले वहाँ पर सत्ता से बेदखल हुए और जुलानी जब आए तो ये लगा कि अब यहाँ पर शांति स्थापित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ये जो तस्वीर सामने आ रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो उनके समर्थक हैं, असद के समर्थक हैं, वो पूरी तरीके से, और वो जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया है। ऐसा क्यों हुआ वहां पर? देखिए, अगर आप देखें, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, सीरिया जो है वो अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। सीरिया की अगर आप स्थिति देखिए, सीरिया के इस पूरे इलाके में, ये खासतौर पर गोलान हाइट्स का इलाका है, सीरिया के इस इलाके के अंदर इजराइल ने अपनी फौजी पैठ जो है वो बढ़ाई है, इस कैवियट के साथ में, इस दलील के साथ में कि जब तक हमें ये नहीं लगता कि दमस्कस के अंदर, दमिश्क के अंदर, सीरिया की राजधानी के अंदर एक स्थिर सरकार है, तब तक हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है, हम यहाँ पर कोई जोखिम नहीं ले सकते, इसलिए इजराइल ने अपनी पैठ बढ़ाई है। देखिए, HTS या महमूद अल शरा जिन्हें कहा जा रहा है, अब्दुल जुलानी जो हैं, जुलानी का जो पूरा दबदबा है वो पॉकेट्स में है। वो इस इलाके में था, यहाँ से उनकी फौजें आगे बढ़ी और उसके बाद वो यहाँ आ गए। अच्छा, जुलानी सुन्नी है? ठीक, बिल्कुल सुन्नी है। देखिए, बशर अल असद जो थे उनके पीछे ईरान का भी सपोर्ट था। अलावाइट्स हैं बेसिकली, तो सीरिया के अंदर बहुत सारे अलावाइट्स हैं। उन अलावाइट्स के वो चूंकि फौज में भी थे, उनके पास हथियार भी हैं। बशर अल असद की सरकार और उसकी सेना के हटाए जाने के बाद में बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसके पास में हथियार भी हैं, कुछ पैसे भी हैं, कुछ ताकत भी हैं, और वो अपनी तरफ से एक पुशबैक देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो शारा की सरकार है, यानी HTS की जो सरकार है, जुलानी का जो निज़ाम है, उस जुलानी के निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और ये जो स्थिति है, अगर इसे संभाला नहीं गया तो सीरिया जो है एक बार फिर गृह युद्ध की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि अभी भी सीरिया स्थिर नहीं है। सीरिया में लोगों को लग सकता है कि एक निज़ाम आ गया है यहाँ पर। ये लगभग स्थिति वैसी ही है। बशर अल असद जब सरकार में थे अभिलाषा, तब भी सीरिया स्थिर नहीं था। सीरिया के अंदर कोई स्थायी सरकार नहीं थी, बल्कि उसके कई इलाके जो हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्किश प्रभाव भी है, ये तुर्की है, और यहाँ पर कुर्द जो इलाके हैं उनको लेकर टेंशन्स हैं। इसके अलावा यहाँ जो बड़ा इलाका है, उस बड़े इलाके के अंदर जो है यहाँ पर भी अलग जो विद्रोही गुट हैं उनके पास में कई इलाका है। तो अभी HTS के पास में भी ऐसा नहीं है कि जो पूरा सीरिया है उसका फुल कंट्रोल है, ये भी पॉकेट्स में है।
और कई अलग अलग गुट जो हैं वो पॉकेट्स में हैं। जैसी स्थिति हमें म्यांमार में देखने को मिलती है, जैसी स्थिति हमें इराक में देखने को मिलती है, जैसी स्थिति एक समय के अंदर आपको जो है अफगानिस्तान में देखने को मिलती थी। यहाँ पर भी अभी बहुत सारी चीज़ें फ्रेगमेंटेड हैं। और ये भी इंटरनल रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि जो समर्थक रह गए हैं बशर अल असद के, उनका कहना है कि हमें एक सुन्नी शासक हम पे राज नहीं कर सकता, और वही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शिया सुन्नी वॉर के तौर पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। तो जब बशर अल असद थे तो वो तो शिया रूलर थे, लेकिन तब भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, चाहे वो रशिया की मदद से कंट्रोल किया हुआ था। अब क्या लग रहा है रास्ता क्या है? ये जो इलाका है लताकिया का इलाका, यहाँ पर रशियन नेवल बेस हुआ करता था, ठीक है। अभी भी कुछ रशियन प्रेजेंस यहाँ पर है, सपोर्ट भी यहाँ पर है, और इसी इलाके से जो अलावाइट्स हैं या जिनके पास में जो बशर अल असद की सरकार के उसकी सेना के जो लोग हैं जिनके पास में हथियार भी हैं, और इनकी तरफ से एक पुशबैक जो है वो शुरू हुआ है। ख़ासतौर पर हमा का इलाका है, होम्स का इलाका है, और यहाँ से ये जो है दमस्कस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहीं पर एक बड़ा चैलेंज जो है, ये बड़ी लड़ाई इस पूरे इलाके के अंदर हो सकती है। लेबनान की बॉर्डर से भी ये लगा हुआ इलाका है, और ये जो बड़ा इलाका आप देख रही हैं सीरिया का, चाहे हम पालमेरा का इलाका देखें, चाहे इधर का इलाका देखें अल हस्का का, ये सारे इलाके जो हैं ये अलग अलग रिबेल ग्रुप्स के कंट्रोल के अंदर हैं। इनमें आपस में कोई बहुत ग्रेट कोऑर्डिनेशन नहीं है, न सारे लोग इस समय एचटीएस के साथ में हैं, लेकिन एचटीएस के पीछे उस समय में अमेरिका का आप कह सकते हैं एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर साथ था, और उसके कारण ही अलेप्पो से बढ़ते हुए ये सारे लोग जो हैं इदलिब, अलेप्पो, हमा, होम्स होते हुए जल्दी से दमास्कस पहुंच गए। बशर अल असद की सरकार या उनकी सेना लड़ी नहीं, और जल्दी से यहां पर एक निज़ाम काबिज हो गया। लेकिन अभी उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि अरब देशों के अंदर अगर आप देखें तो हाल ही में जो अरब लीग का सम्मेलन हुआ था काहिरा के अंदर, वहां पर जो शारा हैं जो कि जुलानी हैं वो वहाँ पर गए थे सीरिया के प्रतिनिधि के तौर पर। तो सीरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीरिया को लेकर वो जा रहे हैं, साथ ही एक तरीके से उसे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी आप मान सकते हैं। तो ये जो अलावाइट्स यहाँ से पुशबैक देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा लीवे नहीं है, बहुत ज़्यादा हथियार नहीं है उनके पास में। वो कितना कर पाएंगे, क्या वो यहाँ पर सत्ता बदल कर पाएंगे, वैसा तख्ता पलट कर पाएंगे, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन बड़ा सवाल यही फिर खड़ा होता है कि यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है अस्थिरता का। अगर ये पुशबैक आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थायित्व या स्थिरता नहीं आएगी, यहाँ पर एक बार फिर गृह युद्ध का एक नया दौर शुरू हो सकता है। बिल्कुल। और जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं 70 के करीब लोगों की मौत हुई है इसमें प्रणय। और जैसा कि आपने जुलानी की बात की, तो उन्होंने तो खुद को घोषित कर दिया है राष्ट्रपति। तो अब पूरी तरीके से राज करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। क्या लग रहा है आपको, रशिया का इंटरवेंशन इसमें होगा, अमेरिका का होगा? जैसे आपने बताया कि मुस्लिम देशों में उन्होंने मुलाकात भी की, इंटरवेंशन होगा, या फिर हम ये मान के चले कि ये एक और युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है जो कि गृह युद्ध में धधक रहा है? देखिए, गृह युद्ध का क्षेत्र तो बहुत लंबे समय से है। अगर आप देखें 2011-12 के बाद से लगातार यहाँ पे गृह युद्ध की स्थितियाँ बनी ही हुई हैं, और उसके बाद बशर अल असद जब तक सत्ता में थे तब भी वो भी केवल ईरान और रूस के सपोर्ट के कारण वहाँ पर सत्ता में काबिज थे। उनकी जो सेना थी, वो उनका भी जो प्रभाव था वो एक लिमिटेड दायरे के अंदर ही था, और वो दायरा भी जो है वो आगे पीछे कम होता चला जा रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वो सत्ता से बाहर हुए, इनफैक्ट लड़े ही नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो है एक पावर टसल भी है, और शायद क्योंकि महमूद शारा जो हैं, जो कि महमूद अल जुलानी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर देश जो है वो रखना चाहते हैं सीरिया को। बशर अल असद के बारे में कहा जाता है तानाशाह थे वो, लेकिन जुलानी के पूरे किरदार को एक अलग तरीके से दिखाया गया कि उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और वही डेमोक्रेसी की बात जो आप कह रहे हैं। तो फिर आखिर उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अब देखिए, अब वो ये अपना चेहरा प्रेजेंट करना चाहते हैं, चूंकि वो अब जो है एक राष्ट्रपति की भूमिका में हैं, अब वो एक सत्ता प्रमुख की भूमिका में हैं। एक समय वो था जब वो अलकायदा से जुड़े हुए थे, एक समय वो था जब उन्होंने अलकायदा से हट के जो है एचटीएस बनाया था। वो अमेरिका के नामी आतंकी की फहरिस्त के अंदर शामिल थे, उनके नाम पर जो है वो इनाम घोषित कर रखा था। तो ये देखिए शारा क्या करते हैं, उन्होंने शारा नाम भी जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति बनने के बाद में, अपने प्रमुख बनने के बाद में लिया है खुद के लिए, वरना इसके पहले तो जुलानी ही नाम इस्तेमाल में आता था। तो देखिए, जुलानी कहिए, शारा कहिए, वो कितना स्टेबलाइज कर पाएंगे, कितने फैक्टर्स जो हैं वो करेंगे यहाँ पर। साथ ही उनके चैलेंजेस कई हैं। उनका चैलेंज ये भी है कि यहाँ पर इस पूरे इलाके के अंदर, जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो इलाका है गोलान हाइट्स का इलाका, यहाँ पर इजराइल है मौजूद यहाँ पर, और इजराइल और सीरिया के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्योंकि ज्योग्राफी इन्वॉल्व है यहाँ पर। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं, शारा बचते हैं, लेकिन कई बार वो उन्हें कहना पड़ा है, जनता का दबाव है, वो कहने पे मजबूर होते हैं। वो डेमोक्रेसी दिखाना चाहेंगे,
लेकिन वो डेमोक्रेसी कितनी सस्टेनेबल होगी ये कहना मुश्किल है, चुनाव कब करवा पाएंगे ये कहना मुश्किल है, और ये जो पुशबैक आया है ये कितना सस्टेनेबल होगा, यहाँ पर और कितने फैक्टर्स हैं जो कि इन्हें हथियारबंद करना चाहेंगे, इन्हें डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे, ये अभी देखना होगा। बिल्कुल, और शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ थमता है या नहीं ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुल मिला के सीरिया से लेकर सऊदी अरब तक हम समझ चुके हैं कि दुनिया की नज़र क्यों यहाँ पर टिकी हुई है, बहुत कुछ होना है यहाँ पर। अमेरिका किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को आगे लेकर चलता है, क्योंकि एक सधी हुई डिप्लोमेसी अमेरिका इस वक्त कर रहा है। सऊदी अरब में ज़ेलेंस्की पे भी खास तौर पर नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणय, पूरी तरीके से हमें समझाने के लिए कि इस वक्त मुस्लिम देशों का रोल जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो गया है दुनिया की जंग को रोकने के लिए। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण में इतना ही। आप भी कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ, देश और दुनिया के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।